नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शीतल शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का बिगुल अब बज चुका है और चुनाव प्रचार यानी कि जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे। इस तरीके से हमने देखा कि पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने संकल्प पत्र भी जारी किया था। अब इसके बाद रामबन और बानीहाल में चुनावी रैली जो है वो रक्षा मंत्री द्वारा की जाएगी और राजनाथ सिंह जो है वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि सबसे ज्यादा इंतजार जो है वो बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का था और अभी इंतजार खत्म होने के बाद और ज्यादा तेजी जो है वो चुनाव प्रचार में लाई गई, जहां पर 25 संकल्प बीजेपी ने यहां पर लिए हैं जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की राह पर आगे ले जाने के लिए। और वहीं पर अमित शाह को लेकर बात करेंगे तो तीखा प्रहार उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर किया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर किया, कांग्रेस पार्टी, तमाम जो सियासी जमातें हैं उन पर तीखा प्रहार किया गया। और आज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो पहुंचेंगे। रामबन में रैली की जाएगी, बानीहाल में रैली की जाएगी और तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द पहले फेज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर पहुंचकर इलेक्शन कैंपेन करेंगे, क्योंकि शीतल काफी इंपॉर्टेंट ये इलेक्शंस है। 10 साल के अंतराल के बाद असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं। पहले इलेक्शंस 2014 में हुए थे, जहां पर कि हमने देखा था कि स्टेट में इलेक्शंस हुई थी, लेकिन अभी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस होती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए पहले बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी जो इस वक्त स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने प्रचार का आगाज कर दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। राजनाथ सिंह जो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे और 2 अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ समेत 40 ऐसे लोग हैं बीजेपी की तरफ से जो स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं, जो जम्मू कश्मीर के प्रचार को जो है वो धार देंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और वो सिलसिला गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा किया। पहले दिन उन्होंने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया, यानी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और उसके बाद उन्होंने एक रैली को भी जम्मू के अंदर संबोधित किया, जहां से उन्होंने शंखनाद बजा दिया कि इस तरह से बीजेपी जो है वो रणनीति जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बना रही है। उनका ज्यादातर फोकस जम्मू संभाग पर है, वो सीधा सीधा उन्होंने कहा है। और विपक्षी पार्टियों को कैसे उन्होंने निशाने पर लिया है वो एक बार फिर से हमें रैली में देखने को मिला। हर बार की तरह से उन्होंने फिर से रैली में 370 को लेकर जिक्र किया और कहा कि धारा 370 का मुद्दा जो विपक्षी पार्टियों ने प्रमुख मुद्दा बनाकर रखा है कि धारा 370 को वापस लौटाया जाएगा। सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि धारा 370 का मुद्दा यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। धारा 370 अब जम्मू कश्मीर के अंदर वापस कभी नहीं लौट सकता, क्योंकि ये एक इतिहास बन गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो विपक्षी पार्टियों का मुद्दा है वो है राज्य का दर्जा। उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर ये कह दिया है, संसद के अंदर कह दिया है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर राज्य का दर्जा दिया जाएगा चुनावों के बाद, तो आखिर किस चीज की मांग हो रही है, ये मांग क्यों हो रही है, ये लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। इस तरह से तीर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दागे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जिन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, 2 बार वो पहुंचे, वो भी लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा रहेगा। ये माना जा रहा है कि रामबन और बनिहाल में चुनावी रैली को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करने वाले हैं। शिपवन, बिल्कुल, जिस तरीके से शीतल ने बताया कि बीजेपी के स्टार प्रचारक जिनमें कि जेपी नड्डा का नाम है, रक्षा मंत्री का नाम है, वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्योंकि काफी अहम ये इलेक्शंस मानी जा रही है शीतल। और वहीं पर जिस तरीके से हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने कई बड़े मुद्दे उजागर किए। उन्होंने कहा है, उन्होंने राहुल गांधी पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा जिस तरीके से 2 दफा यहाँ पर राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर आए, लेकिन उन्हें डेवलपमेंट कहीं नहीं दिखी,
क्योंकि इटली का चश्मा पहनकर वो यहाँ जम्मू कश्मीर में आए थे। और इस दौरान जो जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, यहाँ की महिलाएं खुशहाल हैं, किसान खुश हैं, युवा काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं सभी लोग। और लगातार IIM यहाँ पर आए हैं, IITs आए हैं, एम्स जम्मू को एक और मिला है, और वहीं पर कॉलेजेस खोले गए हैं। 29 कॉलेजेस जम्मू को मिले हैं, 30 कॉलेजेस यहाँ पर कश्मीर डिवीजन को मिले हैं। तमाम ये कुछ ऐसे फुटस्टेप्स जो हैं, स्लो फुटस्टेप्स जो है वो बीजेपी ले रही है, ताकि जम्मू कश्मीर जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की राह पर चले। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो यहाँ की स्थानीय पार्टी है, और वहीं पर कांग्रेस इन स्थानीय पार्टियों का साथ कहीं ना कहीं देती नजर आ रही है। तो हमारे साथ बानीहाल से आरिफ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता। आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो वहां पर पहुंचेंगे, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके का जोशो खरोश वहां पर देखने को मिल रहा है? से चुनावी माहौल है, उसके चलते अगर देखें जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें अगर बात करें डोडा, किश्तवाड़, रामबन जिला की बात करें, लेकिन रामबन जिला के अंदर अगर हम देखें तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो रामबन और बनिहाल के अंदर जो है अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। और बिल्कुल आरिफ, आपकी आवाज कट रही है। आरिफ, आप सुन पा रहे हैं? जी आरिफ, बताइएगा किस तरह का वहां पर माहौल इस वक्त नजर आ रहा है बीजेपी के अंदर, क्योंकि राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मेरा सवाल रहेगा कि क्या रणनीति अपनाई जाएगी? गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी ललकार भी जम्मू से शुरू कर दी है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्म है। यूटी में जो फर्स्ट फेज इलेक्शन हो रहे हैं, आज राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्री जो है वो बनिहाल और रामबन में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे जो चुनावी मुद्दा है या जो मैनिफेस्टो है जम्मू कश्मीर के लिए, उसको वो सामने रखेंगे। कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो कल की डेट में उमर अब्दुल्ला भी जो है बनिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। कहीं ना कहीं पे जो बड़े सियासी चेहरे जो है, स्टार कैंपेनर है अपनी अपनी पार्टी के, वो मैदान में जो है सियासी पार्टियां उतार रहे हैं। लेकिन आज की डेट में रक्षा मंत्री जो है बनिहाल मेन टाउन में जो है बीजेपी लीडर सलीम भट्ट के समर्थन में जो है यहाँ पर लोगों को जो है अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे अगर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है इस बार जम्मू कश्मीर में जो है काफी ज्यादा सरगर्म है। और अगर देखें तो कल की डेट में उमर अब्दुल्ला, संगलदान, इसके साथ में नील और बनिहाल यानी खड़ी के इलाके में जो है वो आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक तिकोनी मुकाबला जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से चुनावी तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर राजनाथ सिंह के लिए, तो वो कई दिन से जो है यहाँ पर जारी है। और आरिफ, देखिए, इससे पहले राहुल गांधी भी वहां पर इस इलाके में पहुंचे हुए हैं, और आज राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, कल उमर अब्दुल्ला आएंगे। तो आप जिस तरह से ग्राउंड पे इन चुनावी रैलियों को कवर कर रहे हैं, आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तीनों पार्टियों के बीच क्या अंतर है, क्या मुद्दे हैं, और किस तरह से लोगों को लुभाया जा रहा है? बिल्कुल, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से चुनावी माहौल में जो है जो सारी रणनीति है उसको अपनाया जा रहा है। अगर एक तरह से बीजेपी ये मान के चल रही है कि जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें लोगों के लिए जो है किस तरह की सहूलियत रखी गई है, वहीं पे जो है चुनावी मुद्दे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आर्टिकल 370 को वापस लाने का जो मुद्दा है उस पर जो है वो चुनावी रैली में जो है वो बात करते हैं। कहीं ना कहीं पे अगर देखें जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है राहुल गांधी की कुछ विजिट यहाँ पे होती है, तो संगलदान के इलाके में रिसेंटली राहुल गांधी आए। तो कहीं ना कहीं पे जो कल की डेट में जो उमर अब्दुल्ला है वो अवामी जलसों से खिताब करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो स्टार कैंपेनर है अपनी अपनी पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता है वो किस तरह से लोगों को जोड़ पाते हैं, और 8 तारीख को जो है किस तरह के नताए जाते हैं वो बिल्कुल सामने। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनावी दंगल खासकर रामबन जिला, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ फर्स्ट फेज में जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये चुनाव कराए जाएंगे, तो उसमें जो है एक बड़ी दिलचस्पी और लोग जो है बड़े काफी ज्यादा जो है उत्सव है वोट डालने के हवाले से एक बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। ठीक है आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आरिफ ने इस वक्त हमारे साथ जानकारी रखी, और इस वक्त नदीम इकबाल भी रामबन से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नदीम, रामबन में क्या इस वक्त माहौल है, किस तरह की सियासी वहां पर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है? जी बिल्कुल, देखिए कुणाल, इस वक्त अगर हम देखें रामबन के अंदर जाहिर सी बात है इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जोरों शोर से चल रहा है। लेकिन आज की डेट में हम देखें जहां डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रामबन तशरीफ ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अगर हम देखें कि मुश्किलें खड़ी हो गई रामबन के अंदर ही,
हालांकि हम देखें जब मैंडेट्स का बंटवारा हो रहा था उस वक्त ही रामबन से लोगों का एक हुजूम जम्मू दफ्तर पहुंचा था, जिन्होंने डिमांड भी की थी कि आप जो है मैंडेट सोच समझ कर दीजिएगा। लेकिन जैसे ही भाजपा की तरफ से नाम अनाउंस किए गए और उसके बाद भाजपा के कुछ लोग जो लगभग पिछले 30-40 साल से हम देख रहे थे कि भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अलग इख्तियार की और एक अलग से अपना कैंडिडेट खड़ा किया। और अब भाजपा के लिए लाजमी है कि अगर वो इस टिकट पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं तो इस तरह के चेहरे, बड़े बड़े चेहरे जो है वो रामबन के अंदर लाए, जो स्टार कैंपेनर्स है, और रामबन के अंदर भाजपा की पकड़ को मजबूत बनाए। और जहां भाजपा को जो सुरेश सिंह परिहार के अलग होने से नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई तभी हो सकती है जब बड़े बड़े मंत्री, जब बड़े बड़े लोग जो भाजपा के अच्छे नेता है वो यहाँ पहुंचेंगे, तो उसके बाद पॉसिबिलिटीज है कि भाजपा के लिए आसानियां होंगी। लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं, क्योंकि हर सियासी जमात की तरफ से कोशिश तो की जा रही है कि हम अपनी पॉलिसीज, हम अपने एजेंडे को लोगों के बीच अच्छी तरह से पहुंचा पाए। और आज की डेट में जब यहाँ राजनाथ पर सिंह जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़े सेटबैक्स झेलने पड़े हैं, क्योंकि जब हमने देखा कि पहली लिस्ट जारी की गई, पहली सूची बाहर आई, उसके बाद से ही इंटरनल डिस्प्यूट्स की बातें निकलकर सामने आई। लेकिन अब तमाम स्टार प्रचारक जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं, रामबन में पहुंच रहे हैं। कितना फायदा जमीनी सतह पर बीजेपी को मजबूती कितनी मिल पाएगी इन सभी स्टार प्रचारकों के यहाँ पहुंचने से? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ हम सेटबैक्स की बात करें और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भाजपा इन चीजों की भरपाई कैसे कर पाएगी। देखिए जितनी बेहतरीन तरीके से अपने एजेंडे को आप पब्लिक तक पहुंचाने में कामयाब होंगे और इतनी ही कामयाबी आपको ग्राउंड पे मिलेगी। अब देखना ये होगा कि जब आप इस तरह के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के और आज की डेट में जो भाजपा के डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पहुंच रहे हैं, वो लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को जो है अपना एजेंडा समझाने में कितने हद तक कामयाब होते हैं, उसके बाद ही हम देखेंगे। क्योंकि देखिए अगर हम देखें जब सुरेश सिंह परिहार ने भाजपा से अलगावगी इख्तियार की, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर्म भरा और उनके साथ में उन्होंने देखा काफी सारे लोग हैं जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग पिछले 30, 35 या 40 साल से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे। आज जो अलगावगी अगर हुई तो उन लोगों को भाजपा में फिर से लाना, भाजपा की तरफ लाना, कहीं न कहीं ये जो लोग आज की डेट में हमारे, हम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करें, आज जब वो पब्लिक को एड्रेस करेंगे, जब एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे और उसके बाद ये तमाम चीजें क्लियर होंगी कि भाजपा को कितनी कामयाबी मिलेगी, भाजपा के लिए जो मुश्किलें खड़ी हुई वो कितनी आसान हो सकती है। लेकिन नदीम, मात्र रामबन और बनिहाल 2 सीटें ही बीजेपी के लिए प्रायोरिटी नहीं है। पूरे चिनाब वैली की 8 की 8 सीटें, चाहे वो डोडा की 3 सीटें हों, किश्तवाड़ की 3 सीटें हों या फिर उस इलाके की 2 सीटें हों, इन सबको कैसे साधना है? क्योंकि पहले चरण में मतदान होने हैं इन सभी सीटों पर, तो क्या सबका फोकस इन सब सीटों पर रहेगा? खासतौर पर गृह मंत्री पहले आए, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, संभवतः प्रधानमंत्री मोदी भी डोडा के अंदर रैली करेंगे, तो क्या ये 8 की 8 सीटें प्रायोरिटी पर हैं बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कुणाल, क्योंकि अगर पिछले वक्त की हम बात करें, अगर रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात करें तो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है भाजपा के कैंडिडेट नीलम कुमार लंगे यहाँ से जो है विधायक थे। उसके साथ अगर हम डोडा की तरफ जाएं, शक्ति परिहार की बात करें, सुनील शर्मा की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की तरफ जाएं, या फिर हम भाजपा के पास काफी सारी सीटें इस इलाके की थी। लेकिन अब क्योंकि इन सीटों को दोबारा से हासिल करना है, दोबारा से जीतना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर पार्टी का तो यही मकसद है कि हम 46 के आसपास सीटें हासिल करें ताकि हम यूटी में अपनी सरकार बनाएं। लेकिन अब रामबन की सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि वहां पर आप जब देखेंगे सुरेश सिंह परिहार ने जब अलगावगी इख्तियार की तो जाहिर सी बात है भाजपा के लिए मुश्किलें हुई है, और ज्यादा क्योंकि जहां पर आप वीक है वहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहां सिचुएशन नॉर्मल है वहां आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, लेकिन जहां पर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कुछ लोगों ने पार्टी से अलगावगी इख्तियार की है, वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि आसानी से नहीं बल्कि जो है आप अपने एजेंडे को लोगों तक पहुंचा पाए और उसके बाद फिर आपको लोग जो है वोट करेंगे और रिजल्ट जो है 8 अक्टूबर पर सबकी नजर होगी कि जो भी आज कैंपेन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद वो किस हद तक कामयाब होते हैं। 8 तारीख को तमाम नतीजे सामने होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नदीम इकबाल रामबन के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे और बनिहाल और रामबन में रैली की जाएगी। चुनाव प्रचार लगातार तेजी से चल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह है फारूक अब्दुल्ला, उनके द्वारा यहाँ पर बड़ा बयान जो है वो दिया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी जीत हासिल होगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है, चुनावों को लेकर बयानबाजी जो है वो तेज हो चुकी है और फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान यहाँ पर निकलकर सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को
बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह द्वारा जो बयानबाजी की गई है वो सरासर गलत है और चुनाव प्रचार के दौरान जो भी आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, सीधा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कैंडिडेट्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एज अ होल जो है वो जरूर जीत हासिल करेगी। बिल्कुल, देखिए बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है और फारूक अब्दुल्ला ने अब सीधे पलटवार भी किया है। वतन की आजादी का देखिए, इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जाने दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। देखिए, सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब से 370 ले गए, क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है। उसके जिम्मेवार ये खुद हैं और हमें कहते हैं कि हम जिम्मेवार हैं। तो आप सुन रहे थे इस वक्त फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, और इस वक्त जो पूरी जिम्मेदारी कंधे पर ले चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गाड़ी को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बयानबाजी के सुर भी देखिए किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले वार किया और उसका पलटवार यहां पर फारूक अब्दुल्ला ने किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं विरोधी सुर सामने आ गए हैं। आप नेता सोमनाथ भारती ने गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। गठबंधन करने से पहले मूल्यांकन करें आम आदमी पार्टी, ये भारती का कहना है। देखिए, बहुत बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से गठबंधन बेमेल और स्वार्थी रहेगा, ये सोमनाथ भारती का कहना है। कहा, आपको हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और इसमें भागीदारी करनी चाहिए। शिवपाल, बिल्कुल, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव जो है वो देखने को मिलेंगे। 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस जो है वहां पर कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और अभी तक ये गठबंधन हो पाएगा या फिर नहीं, अभी इस पर कुछ स्पष्टता नहीं है। और इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले जो सोमनाथ भारती है, उनकी तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में हर एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, यानी सभी सीट्स पर अपने कैंडिडेट, अपने प्रत्याशी को उतारना चाहिए, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग रूप से सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए काफी दिनों से अटकलें थी इस गठबंधन को लेकर कि आखिर दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा या नहीं। लेकिन उस बीच खबरें ये भी आ रही थी कि हरियाणा में जो हरियाणा कांग्रेस है वो नहीं चाहता था कि गठबंधन हो। प्रदेश में जो नेता हैं वो नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन हो। लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके भी
ये सुर जो है स्पष्ट नजर आ रहे हैं। उनके जो बयान हैं उससे ये साफ पता चलता है कि ये गठबंधन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और सोमनाथ भारती ने इस गठबंधन को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन जो है इसको करने से पहले मूल्यांकन करें, कांग्रेस से गठबंधन बेमेल और स्वार्थी है, ये इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। कहा है कि आपको हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, यानी कि 90 की 90 सीटों पर उतरकर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर अपनी जो दावेदारी है वो जतानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की थी, दिल्ली के अंदर जोरदार जीत हासिल की, उसके बाद पंजाब में सभी को चौंका कर विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो गठबंधन का मामला हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है वो पिछले कई दिनों से उस पर पेंच फंसा हुआ है। क्या ये गठबंधन होगा या नहीं, ये तो कुछ और दिनों के बाद पता होगा। लेकिन उसके पहले फिलहाल आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के जो सुर हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने सीधे कहा है कि सभी की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए और यहां पर जो है वो हिस्सा लेना चाहिए। तो जिस तरीके से हरियाणा के हवाले से अगर बात करेंगे तो वहां पर चर्चाओं का विषय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस बना हुआ है और अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है। लेकिन इसी बीच में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। सोमनाथ भारती द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो अलायंस है वो बेमेल और स्वार्थी हो सकता है, इसीलिए अलायंस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को सभी जो सीटें हैं वहां पर 90 की 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स, अपने प्रत्याशी को खड़ा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और गठबंधन करने से पहले मूल्यांकन करना चाहिए आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल, देखिए संदीप गोयल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। संदीप, हरियाणा की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है उनके बीच जो पेंच है वो लगातार फंसते हुए नजर आ रहा है। और अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी साफ कहा है कि ये गठबंधन नहीं हो सकता, इससे पहले मूल्यांकन करना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में पहली लीड कांग्रेस की जरूर आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रयास लगाए जा रहे हैं, ये बैठकें जो चल रही हैं उसमें माना जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। लेकिन पिछले दिनों हुई बैठक में सीटों को लेकर जो है क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी ज्यादा सीट मांग रही थी, तो कांग्रेस के जो हरियाणा के लीडर हैं वो चाहते हैं कांग्रेस के खाते में ज्यादा सीटें आए जबकि आम आदमी पार्टी को कम सीट दी जाए। ऐसे में लगातार जो मामला था वो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और अब जो आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें जो है अलग चुनाव लड़ना चाहिए। हरियाणा में अगर हम आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है तो फिर ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। इसी को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। तो यानी कि ये मामला अभी कितने दिनों तक चलेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन 12 तारीख को नॉमिनेशन होना है, उससे पहले कांग्रेस को अपनी लिस्ट जारी करनी होगी ताकि उम्मीदवार अपना जो तैयारी है वो कर सकें। हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों को कंपेयर करें तो 90 सीटों पर चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे घुटने टेक चुकी है। हरियाणा में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, बेमेल और स्वार्थी गठबंधन जो है वो करार दे रहे हैं। क्या कुछ लगता है हरियाणा में किस तरीके से तस्वीर साफ होगी, क्योंकि 90 की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, किस तरीके से समीकरण बनते नजर आएंगे? देखिए, अभी जिस तरह से बीजेपी की ओर से पहले लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की और उसके बाद से लगातार जो है नाराजगी या कहीं भगदड़ बीजेपी में देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी की ओर से अभी जो है दूसरी लिस्ट जारी नहीं की जा रही है और अब 12 तारीख तक जो है नॉमिनेशन हो चुके हैं, 4 दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी को भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी होगी, तो कांग्रेस का भी जो पेच फंसा हुआ है टिकटों के बंटवारों को लेकर या फिर कहें कि गठबंधन को लेकर, उसमें जल्द जो है पार्टी को निष्कर्ष करना होगा, फैसला लेना होगा, नहीं तो फिर देरी के कारण जो है पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि पार्टी ये जरूर समझ रही है कि यदि देरी से टिकट दी जाएगी तो फिर भगदड़ जो होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि लास्ट समय पर अगर उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी तो फिर नेता नाराज होकर भागते हुए दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। इन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं पार्टी समझ रही है और यही कारण है कि पार्टी देरी से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। लेकिन इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं और जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में देरी से पहुंचेंगे, जनता के बीच देरी से पहुंचेंगे।
बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए राजधानी दिल्ली में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया था, जो 4-3 का फॉर्मूला वहां पर बना हुआ था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये सीधे सीधे कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की है, यही वजह है कि हमें दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा। और जो कथित शराब घोटाला है जिसमें इस वक्त आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घिरी हुई है, उसमें यह भी बताया है कि अरविंद केजरीवाल और आप नेता जो जेल गए हैं वो कांग्रेस नेता अजय माकन की साजिश थी। ये इस तरह की बातें कही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इंडिया गठबंधन हुआ देश में, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी जो है लोकसभा के इलेक्शन साथ में लड़े, लेकिन अब सीटों को लेकर जो हरियाणा में बंटवारा होना था उससे पहले अलग अलग तरह की बातें सामने आने लगी हैं और ये विवाद ना बढ़ जाए इसको लेकर कैसे सही स्थिति को समझना होगा पार्टी को। हालांकि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फंसाने से लेकर अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचाने तक लेकर ये बातें जो अब निकल रही हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी के इंडिया अलायंस को जो है कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकती हैं। हालांकि पिछले दिनों ये समझा जा रहा था, जो बातें सामने आ रही थी उसमें कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अगर उनका साथ देती है तो फिर दिल्ली में कांग्रेस को बढ़त आम आदमी पार्टी के साथ मिल सकती है। यानी कि एक तीर से दो निशाने लेकर जो है राहुल गांधी चलना चाहते थे, लेकिन अगर इस तरह की बातें निकलकर सामने आएंगी तो अमूमन गठबंधन में जो है दरार आ सकती है। और हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी, जिस तरह सोमनाथ भारती का बयान आया कि 90 सीटें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, और देखिए आम आदमी पार्टी इस तरह से भी जो है हरियाणा में भुनाया जा सकता है चुनाव की। जो बीजेपी के बड़े मंत्री थे जिनको टिकट कटी है या फिर विधायक या पूर्व विधायक, वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने की बातें जो है वो तेज हो चुकी थी। तो ऐसे में पार्टी का जो आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो बेहद कम था, लेकिन वो अगर मौजूदा विधायक होते हुए या मंत्री होते हुए अगर वो शामिल आम आदमी पार्टी में हो जाते हैं तो समझ सकते हैं कि फिर उनकी आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए वो आम आदमी पार्टी भी जो है फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। उन्होंने डीपली हमें जानकारी पहुंचाई कि इस वक्त क्या सिचुएशंस है राजनीति को लेकर। फिलहाल ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, हरियाणा चुनाव की तैयारियों को लेकर बात करेंगे जो तेज हो गई हैं। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी लगातार दौरे कर रहे हैं। सीएम ने तीसरी बार सरकार बनाने का दावा भी किया है और कहा है कि हम तीसरी बार फिर से हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये दावे किए हैं, हालांकि दावे तो हर पार्टी कर रही है, हर राजनीतिक दल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन आम जनता किसकी तरफ है ये देखना होगा। फिलहाल सीएम नायब सिंह सैनी लगातार जो हैं वो दौरे पर दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने की कोशिश या फिर वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सरकार में क्या कुछ हुआ। तो चलिए आपको बता दें 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके से। कुल सीटें यहां पर 90 थी, बहुमत 46 यानी कि 40 सीटों पर था। बीजेपी को 40 सीटें हाथ लगी थी, जहां पर अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 31 सीटें जो है वो देखने को मिली थी। अब इस बार किस तरीके से रहेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जेजेपी की बात करेंगे तो 10 सीटें जो है वो जेजेपी के खाते में गई। इनेलो को 1 सीट यहाँ पर मिली थी और हलोपा की अगर बात करेंगे तो 1 सीट। वहीं पर निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करेंगे तो 7 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के झोली में भी दिखी थी। बहुमत जो थी वो 46 सीटों की थी, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर 40 सीटें प्राप्त हुई थी। अब 2024 के यहाँ पर विधानसभा चुनाव में किस तरीके से समीकरण बनेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सभी राजनीतिक दल जो है उनकी द्वारा तैयारियां की। मेरा यहाँ आना जाना रहता है, परिवार के अंदर मैं आया हूँ, परिवार से बातचीत किया है और चुनाव चल रहा है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा के लोग बना रहे हैं और मैं लगातार लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता रहता हूं। अभी नॉमिनेशन चल रहे हैं, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है और लोगों का जो रुझान, जो उत्साह, जो जोश आज देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। सर, अब नॉमिनेशन कब कर रहे हैं आप? मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कर रहा हूं लाडवा से
और लाडवा के लोगों का बड़ा प्यार आशीर्वाद वो मिल रहा है। पहले करनाल के लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं उससे अभिभूत हूँ। करनाल के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब लाडवा के लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिलेगा। करनाल मेरा घर है। करनाल के लोगों को आगे भी क्योंकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हम नहीं आने देंगे। करनाल को कभी भी इस बात से महसूस नहीं होने देंगे कि ये सीएम सिटी नहीं है। ये सीएम सिटी के रूप में ही करनाल आगे बढ़ेगा। करनाल के लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार, मैंने कहा है कि उससे मैं अभिभूत हूँ। जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, मैं आज इतनी भगदड़ कोई भगदड़ नहीं। मैं अपने दीदी के यहाँ, मैं अपनी दीदी के यहाँ, रेणु बाला गुप्ता जी के यहाँ मैं आज चाय पीने के लिए आया था और जब मेरा मन करता है मैं घर पे आ जाता हूँ। वो नाराज है, सारा विषय पूरा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा हरियाणा चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि हम तीसरी बार वापस से सरकार बनाने जा रहे हैं। इंतजार है तो चुनाव का, मतदान का और 8 अक्टूबर का, जहां पर 2 राज्यों की जो पोटरी है वो खुलकर सामने आएगी। उसमें ये साफ तौर पर पता चलेगा कि किसके खित्ते में जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमा चुकी है। विनेश बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी हमलावर हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी के सवालों पर पलटवार किया है और बीजेपी में महिला सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर उदित राज ने यह बयान दिया है कि बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासत पूरी तरह गरमाती हुई नजर आ रही है। पहलवानों पर घमासान देखने को मिल रहा है और विनेश बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने के बाद न सिर्फ कांग्रेस में शामिल होना बल्कि विनेश फोगाट को तुरंत उन्हें टिकट जो देना या फिर उम्मीदवार बनाना, वो भी अपने आप में सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल है। बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी भी कोशिश में जुटी हुई है कि कैसे उनको रोका जाए। अगले महीने हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी की पहली सूची आ चुकी है और जब से सूची आई है तब से कहीं ना कहीं चर्चा का विषय भी बनी हुई है। इसमें विनेश फोगाट को भी जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और कई अन्य उम्मीदवारों को भी टिकट दी है। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज मौजूद हैं। जिस तरह से विनेश फोगाट और पहलवान लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पर और हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी भी हुई, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, और जो इतनी ज़्यादा लड़कियों का शोषण करने वाला है उसको बीजेपी ने बचाया है। कम से कम शर्म आनी चाहिए इनको। आज भी वो लड़कियां क्यों गई हैं या ये फोगाट क्यों गई है? इसलिए कि जब वे अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही थी तो कांग्रेस इसके साथ में थी। एक और दूसरी बात है कि बीजेपी में महिला लड़की सुरक्षित नहीं, एक मैसेज देने के लिए कि देश की महिलाएं और लड़कियां ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचें। किस तरह से जो शोषक है, जो अन्याय करता है, उसको ये प्रमोट करती है। और ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह से अभी बयान दे रहे हैं, कोई न उनमें कोई शर्म है, न कोई नैतिकता है, कौन नहीं जानता है। और दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, ये सभी जानते हैं कि चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये सब तोता बन गए हैं सरकार के। तो आखिर में जांच किससे हो? नहीं, अब तक अगर दूसरा व्यक्ति होता तो कब का जेल में पहुंच गया होता, लेकिन वहां पर एक तरफा शोषण होता रहा। लड़कियां बर्दाश्त करती रही हैं। जब बर्दाश्त के बाहर हुआ तब उन्होंने जंतर मंतर प्रदर्शन किया, वहाँ वो तो विरोध किया ही था। अब आकर के हरियाणा में राजनीति में चुनौती दे रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि हरियाणा में
70 से 80 सीट तक आएगी। और जो अन्याय किया है विनेश फोगाट के साथ, बजरंग पुनिया के साथ, यही नहीं औरों के साथ में, सबका बदला मिल जाएगा इसी चुनाव में और इसको सबक सीखना पड़ेगा। बीजेपी सर ये कह रही है कि जो कांग्रेस है वो इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जो आंदोलन था वो कांग्रेस ने कराया था, अब सारी चीजें साफ हो रही है और खेल का जो है खिलाड़ियों का राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो इसके पीछे मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। आश्चर्य होता है, अन्याय हो, बहन बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ कांग्रेस खड़ी न हो तो कांग्रेस करेगी क्या? कांग्रेस ने तो अपना कर्तव्य निभाया, इन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इनको बीजेपी से निकालना चाहिए था, सजा देना चाहिए। ये तो उनको कांग्रेस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो खुद निकम्मेपन पे उतर गए, घटियापन में उतर गए, लेकिन कांग्रेस अपने वसूलों पर रही है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हैं। राहुल गांधी कुछ दिन पहले वहां पहुंचे थे, अब गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे हैं और वहां से उन्होंने राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कितना भी जोर लगा लो, गुज्जर बकरवाल पहाड़ियों और दलितों के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। उनको तो पता लग जाएगा, विधानसभा का चुनाव आने दीजिए। दलित तो इनको तो वोट देगा नहीं, अगर दलित बड़ा खुश हो रहा तो वोट तो वोट देगा। ये जम्मू में पता लग जाएगा। अरे मैं कह तो रहा हूँ, अरे भाई कह तो रहा हूँ, अच्छे कह तो रहा हूँ कि चुनाव होने दीजिए, पता लग जाएगा। जो झूठ बोल रहे हैं अमित शाह जी, वो डोगरा रियासत में 200-300 परिवार आए थे, वो सफाई के काम में लाया गया था। उन्हीं को इन्होंने पूरा जम्मू और कश्मीर को एक कम्युनिटी दिखा करके कि इनको आरक्षण नहीं मिला, और जबकि आरक्षण वहाँ मिलता है। और जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, एलजी का शासन लागू हुआ, वहाँ दलित बहुत ही ज़्यादा भेदभाव के शिकार है। वो चुनाव में मैं गारंटी देता हूँ कि चुनाव में जम्मू में जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ वोटिंग पैटर्न से देख लेंगे, तब पता लगेगा कि कांग्रेस के समय में अच्छा रहा कि इनके समय में अच्छा रहा। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। सर, पाकिस्तान को लेके कहा उन्होंने एक आखिरी सवाल आपसे कि जब तक शांति नहीं होगी पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्यों, क्या कहा था जब धारा 370 हट रही थी कि अक्साई चीन के लिए जान दे देंगे? अक्साई चीन तो कब्जा कर गया चाइना, और आपका लद्दाख किया है, और डोकलम कर गया, और अरुणाचल प्रदेश में कई गांव बना दिए हैं। तो उल्टा ही हो रहा कह रहे थे। और यही नहीं, 2013-14 के चुनाव में कह रहे थे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो लाहौर तक घुस के मारेंगे। आज हमारे सैनिक लगभग रोज तीसरे चौथे दिन हर सप्ताह मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी मारे गए। ये पुलवामा में कहाँ से आरडीएक्स है? और जितना सैनिक मारे गए इनके समय में, आज जितना वारदातें हो रही आतंकवादियाँ पहले नहीं होती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और खासतौर पर इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। तो आपने सुना, इस वक्त हमारे सहयोगी ने जो बातचीत की है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता से, और तमाम जो इस वक्त वर्तमान में मुद्दे सुर्खियों में हैं, खासतौर पर विनेश फोगाट और बजरंग का कांग्रेस में ज्वाइन होना, और उसके बाद विनेश फोगाट को ज़मीन पर उतारना, मैदान में उतारना, चुनाव के लिए उनको कैंडिडेट बनाना, वो अपने आप में। उसके बाद बीजेपी ने उन पर हमला किया, बीजेपी के कई नेताओं ने उनको हमला बोला, लेकिन वापस पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी हुआ, और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की खास तौर पर उनमें जो है वो महिलाएं असुरक्षित हैं। वेणुगोपाल जी को भी जाना है, बजरंग जी को भी, विनेश जी को भी, दीपक जी को भी। थैंक यू, वेलकम। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।
तो चलिए स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर अगली खबर जो है वो लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 13 लोग जो है वो मलबे में दबे थे, 33 लोग मलबे में दबे थे, जहां पर कि 28 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। पूरी खबर की जानकारी आपको दे दें कि लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हादसे में अभी तक 33 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और इन 33 लोगों में से 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस हादसे में मारे गए लोगों की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो अब 8 पहुंच चुका है। और चिकित्सक जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि क्योंकि ये जो 28 गंभीर रूप से घायल लोग हैं, ये बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल लोग हैं, जिसकी वजह से कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल मरीजों को किंग जॉर्ज मेडिकल विद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पर चिकित्सकों द्वारा इनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। और अभी भी लखनऊ में इस 3 मंजिला बिल्डिंग के आसपास जो है वो एसडीआरएफ की टीम तैनात है, एनडीआरएफ की टीम तैनात है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। ये सूची जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं घायल लोगों के नामों की सूची है, जहां पर कि आपको बता दें कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रजा अब्बास इस पर जानकारी देंगे। रजा, अभी क्या वहां पर सिचुएशंस हैं? क्या सभी लोगों को बाहर निकाला गया या अभी कोई लोग फंसे हुए हैं? अभी भी कई लोग फंसे होने की आशंका है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो सील करके चारों तरफ जो है अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है, अभी रुका नहीं है। सुबह से फिर से डीएम ने अपने हाथों में कमान ले ली है और जो भी रेस्क्यू होके निकलता है उसको तुरंत सुचारू रूप से एम्बुलेंस में जो स्ट्रेचर पे ले जाकर उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ताकि सुचारू रूप से उसका इलाज हो सके। 8 लोगों की मृत्यु की जो है वो पुष्टि जिला प्रशासन लखनऊ कर चुका है, मगर लगातार इस तरह की चीजें जो लखनऊ में हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है लखनऊ विकास प्राधिकरण पे, बिल्डर्स पे, बिल्डिंग बनाने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर्स पे, जो इस तरह के घटिया मटेरियल से बिल्डिंग बनाते हैं और इस तरह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है। वो घटना कोई छोटी नहीं है, बड़ी है, मगर ये बार बार जो हो रहा है लखनऊ में। साल भर पहले आलिया अपार्टमेंट हजरतगंज में पूरा जो है अपार्टमेंट गिर गया, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। तब भी लखनऊ विकास प्राधिकरण और लगातार बिल्डर्स मानकों के विपरीत तमाम मटेरियल पे घोटाला करके इस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स में बिल्डिंग्स बनाते हैं, फिर उनके साथ इस तरह की जो है दुर्घटना घटती है, जो एक जनमानस में अच्छा संदेश नहीं ले जाती है। आ रहा है कि जांच रिपोर्ट तैयार है और जलभराव से ये नींव जो है ये कमजोर हुई थी इस बिल्डिंग की। जी देखिए, बारिश लगातार लखनऊ में हो रही है, अभी 2 दिन पहले हुई, उस दिन भी उस इलाके में बारिश हुई। तो जब हम लोग कल कवरेज करने रात में थे और करीबन 2 बजे 3 बजे तक हम लोग वहाँ स्पॉट पे थे, तो चारों तरफ पानी भरा हुआ था। अचानक जो है वो जिला प्रशासन ने बालू लाके उन पानियों पे डाला, तो कहीं ना कहीं जल प्रभाव, क्योंकि ड्रेनेज प्रॉब्लम उस इलाके में थी। तो अब ये सब प्रॉब्लम जो है नगर विकास की है, एलडीए की है और तमाम जो बिल्डिंग्स बनाने वाले बिल्डर्स है वो मानक के विपरीत, क्योंकि निकासी की सुविधा भी बिल्डिंग में होना बहुत जरूरी है। ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है लखनऊ में लगातार होती है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा नजर आ रहे हैं। पहली तो बात यह है कि सरकार को, जिला प्रशासन को, अधिकारियों को बहुत सख्त अब आदेश पारित करने पड़ेंगे और सख्ती से क्षेत्रीय अधिकारी जो जोनल अधिकारी हैं उनको एक्टिव करना पड़ेगा कि इस तरह की दोबारा इस तरह की घटना ना हो। ठीक है रजा, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। लखनऊ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जानें चले गई और कुछ लोगों को निकाला गया, कुछ लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन अब गोरखपुर की बात करेंगे, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने जनता दरबार लगाया है और सीएम ने आम जनता की समस्याएं भी सुनी हैं। तुरंत वहां पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द वहां पर लोगों की जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाए। हर बार जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर जाते हैं तो गोरखपुर दौरे पर जाकर ही लोगों की समस्याएं सुनते हैं, आम जन से वो सीधा संवाद करते हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ज्यादातर महिलाएं इस जनता दरबार में पहुंची हैं और उनकी सीधी समस्याएं सुनी जाती हैं। एक एक कर उनके जो कागजात हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं और जो समस्याएं हैं उनको सुना जाता है। सुना नहीं जाता है बल्कि उसके बाद तुरंत वहां पर जो मौजूद अधिकारी होते हैं, जो संबंधित अधिकारी होते हैं, उनको भी निर्देशित किया जाता है। शिफन, बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के हवाले से बात करेंगे तो लगातार वो भी एक्शन मोड में है
अगर बात करें हम महिलाओं की, तो महिलाओं के साथ भी संवाद देखने को मिला, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और आम जनमानस की समस्याएं सुनी और इन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए तत्काल प्रभाव से जो निर्देश है वो अधिकारियों को दिए। और उन्होंने कहा है कि कोई भी अधिकारी अगर लोगों की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतेगा तो उस पर कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। जनता दर्शन नाम का ये जो जनता दरबार है वो लगाया गया, जिसमें कि सभी लोगों की समस्याएं सुनी गई। समस्याओं को सुनने के साथ साथ कुछ समस्याओं को मौके पर हल किया गया और कुछ समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। और ये भी साफ तौर से कहा गया है कि अगर लोगों की समस्याओं को इग्नोर किया जाएगा या फिर समस्याओं के निस्तारण के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तो इस तरीके के डिपार्टमेंट पर या डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं अधिकारियों पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और वहीं पर लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चेतावनी दी गई है। और महिलाओं के अगेंस्ट जो भी अत्याचार हो रहे हैं उस पर खास तौर पर जो स्टेप्स उठाने की बात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कही गई है। बिल्कुल, देखिए आपके टी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हैं आम जो जनता से योगी आदित्यनाथ मिलते हैं। जब भी उनका गोरखपुर का दौरा होता है वो जरूर वहां पर पहुंचकर लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसके बाद उन्हें वहीं पर निर्देशित करते हैं अपने अधिकारियों को कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का हल किया जाए और अगर लापरवाही बरतते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये साफ तौर पर निर्देश दिया जाता है। फिलहाल इस वक्त गोरखपुर से हमारे सहयोगी फयाज अहमद जुड़ चुके हैं। फयाज, जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा गोरखपुर का होता है, ये इनका संसदीय क्षेत्र भी है और वहां पर अपना क्षेत्र भी है, किस तरह से वहां पर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निस्तारण भी करते हैं? जी शीतल, आपको बता दूं कि आज जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज चौथा दिन था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला गए, जहां पर उन्होंने गायों की सेवा की और गुड़ खिलाए। इसके बाद महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में दूर दराज से बड़ी संख्या में जो फरियादी आए हुए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में पहुंचे। एक एक फरियादी के पास वो खुद गए, उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया कि जो भी फरियादी जनता दरबार में आए हैं उनकी समस्याओं को पूरी निष्पक्षता पूर्वक और पारदर्शी तरीके से जो है जांच की जाए और जो भी उन्हें उचित न्याय जाए। अगर इसमें कोई लापरवाही पाई जाती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो है जनता जो है यहाँ पर आए हुए, इसमें बहुत से फरियादी करीब योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में 400 से अधिक फरियादियों की समस्याओं को सुना। बहुत से फरियादी जो है इलाज के लिए धन की मांग किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा और जो भी आपकी जो बजट है उसका एस्टिमेट बना के दे, आश्वासन से इसकी स्वीकृति मिलेगी। और तो ऐसे में धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ काफी जो है एक्शन मोड में नजर आए। ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस तरीके के कड़े दिशा निर्देश देते हैं या फिर इस तरीके की कार्रवाई उनके अंडर होती है, जिस तरीके से अगर हम देखें तो काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, काफी लोकप्रिय नेता वो बनकर सामने आ रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने 2017 से जो है प्रदेश की कमान संभाली, लगातार वो कानून व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त नजर आए। खास तौर से अगर महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको लेकर वो काफी गंभीर रहते। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रूप से अधिकारियों को निर्देशित किया है कि महिला से संबंधित कोई भी अगर अपराध होते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई की जाए कि नजदीक बने कोई भी बहन बेटियों के खिलाफ या बुरी नजर डालता है या उनका उत्पीड़न करता है तो ऐसे लोगों के। ठीक है फयाज, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से बहराइच के अंदर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है, लगातार लोगों को अपना शिकार भी बना रहे हैं और ये भेड़ियों का इसी तरह से आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आदमखोर भेड़िए इस वक्त जो लोग हैं उनको निवाला बना रहे हैं, वहां पर उनको निशाना बना रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं को और बच्चों को जो है वो अपना निवाला बना रहे हैं। लगातार इनको अपने वश में करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कुछ भेड़ियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है, यानी अपनी गिरफ्त में लिया है। लेकिन कुछ ऐसे भेड़िए भी हैं, आदमखोर भेड़िए हैं, जो अभी भी उनके संपर्क से दूर हैं और इन भेड़ियों ने अब अपनी जगह
अपनी जो रास्ता है वो भी बदला है। अब कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्रों में भी भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच से बाहर भी अब भेड़िए जा पहुंचे हैं। कुछ गांव में जाकर महिलाओं पर अटैक कर रहे हैं और कुछ बच्चों पर अटैक कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, वन विभाग की टीम के सामने बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प है कि कब तक इन भेड़ियों को जो है वो पूरी तरह से गिरफ्त में किया जाएगा, इन पर विराम लगाया जाएगा, अंकुश लगाया जाएगा कि आखिर भेड़िए इस तरह से आदमखोर ना हो और लोगों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। इसको लेकर क्या ठोस कदम जो हैं वो उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगातार इन भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, 50 से अधिक जो गांव हैं वो इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं और काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। काफी लोगों को इन भेड़ियों द्वारा निवाला बनाया जा चुका है। लेकिन वहीं पर प्रशासन को लेकर बात करें, अलग अलग तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए। यहाँ पर ट्रैंक्युलाइज कुछ भेड़ियों को किया गया है, लेकिन कुछ भेड़िए अभी भी उस इलाके में घूमते नजर आ रहे हैं। बहराइच से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं अजय शर्मा। क्या कुछ स्थिति है अजय, बताइएगा वहां पर अभी किस तरीके का माहौल है, कितने लोगों को इसका प्रभाव पड़ रहा है, कितने गांव इससे प्रभावित हुए? यूं कहें तो बहराइच में जो भेड़ियों का कोहराम मचा हुआ है, बहराइच के 50 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित है और लाखों की आबादी इस आदमखोर भेड़िए के आतंक से जूझ रही है। रात भर गांव की आवाम पहरेदारी करती है और दिन में आराम करती है, क्योंकि बहराइच में जो ये आदमखोर भेड़िए ने हैं, ये लगभग 9 मासूम बच्चों से 10 लोगों को इसने निवाला बना लिया है और ये लगातार 11वां शिकार खोज रहा है। आदमखोर भेड़िया जो इसमें लंगड़ा एक भेड़िया है जो सबसे खूंखार है, उसे पकड़ने में वन विभाग अभी नाकाम रहा है। 4 भेड़िए जरूर पकड़े हैं, लेकिन वो भेड़िए आदमखोर हैं या नहीं, ये तो अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इनके पकड़े जाने के बाद भी लगातार भेड़िए का आतंक जारी है और किसी न किसी गांव क्षेत्र में घुस जाते हैं और किसी न किसी को अपना निवाला बना देते हैं। अब तो यहाँ तक हो गया, ये जानवरों पर भी हमलावर हो चुके हैं। इसको लेकर के तमाम कवायद की जा रही है, तमाम प्रोफेशनल टीम्स लगाई गई है, जो है उससे काउंटर्स करने के लिए शूटर्स बुलाए गए हैं। लगभग 18 शूटर्स हैं। उसके साथ साथ 40 से ज्यादा अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है, जो रात में जागरूकता अभियान चलाते हैं। लेकिन इन सब के बीच आज भी आदमखोर खुलेआम घूम रहा है। उसे पकड़ने में सारा तंत्र नाकाम हो गया है, चाहे जितनी कवायद कर ले, लेकिन रात में एक कवायद फेल हो जाती है। ठीक है अजय, रोकना चाहूंगा फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त आपको जरा सीधे लिए चलते हैं यूपी के अंबेडकर नगर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव। आज जो विकास गांव गांव तक पहुंचने के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 2017 के पहले भी संभव था? क्या बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप सबसे किसी से भी अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। यह अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई
मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि रात जलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अंबेडकर नगर से लाइव आपके सामने उन्होंने संबोधन दिया और अंबेडकर नगर में आज पहुंचे हुए हैं जहां पर ये संबोधन कर रहे थे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।